वेलकम स्टूडेंट्स। एनिमल फिजियोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीमोडायनेमिक्स। हीमो जैसे कि नेम से ज़ाहिर है, डायनेमिक्स का जो वर्ड है वो शो करता है मूवमेंट को, किसी भी चीज़ की जो हरकत है उसको हम डायनेमिक के नेम से डिनोट करते हैं। और हीमो जो वर्ड है वो ज़ाहिर कर रहा है ब्लड को। ठीक है, हीमोडायनेमिक्स यानी कि ब्लड की मूवमेंट से रिलेटेड ये कोई ना कोई कंसेप्ट है। देखते हैं ये किस तरह से है। डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक्स। और हीमोडायनेमिक्स जो है वो मेनली रिलेट करता है ब्लड फ्लो से एंड द फैक्टर इफेक्टिंग द ब्लड फ्लो इन द बॉडी। यानी कि ब्लड फ्लो तो नॉर्मली जो है वो कार्डियक आउटपुट है, वो तो होता रहता है, एक जो है वो अनकॉन्शियस हमारा जो है वो एक्ट है। लेकिन कुछ फैक्टर सॉरी कुछ फैक्टर्स हमारी बॉडी में इस तरह के होते हैं जो कि उस ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हीमोडायनेमिक्स में उन ब्लड फ्लो का रिलेशन चेक करते हैं, रेट ऑफ ब्लड फ्लो के साथ उन फैक्टर्स का रिलेशन चेक करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड फ्लो को इफेक्ट करते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जो ब्लड वेसल्स का, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रेजिस्टेंस जो है, और रेट ऑफ ब्लड फ्लो ओवरऑल जो है वो ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है। वन बाय वन देखेंगे कि इनका इफेक्ट जो है वो किस तरह से होता है। फर्स्ट है जी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सबसे पहले देखें कि जैसे आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो एक ब्लड वेसल है, ये जितना एरिया कवर किया हुआ है, जितनी इसने ये जो है वो जगह जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है, ये सारे के सारा जो है ये इसका एरिया है। लेकिन अगर हम इसी ब्लड वेसल्स को इस फॉर्म में जो है वो छोटे छोटे पीसीस के अंदर तोड़ देते हैं, तो छोटे छोटे पीसीस के अंदर तोड़ने के बाद जो वो एरिया उनका होता है, उस एरिया को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ जो है वो फुल फॉर्म में, यहाँ पे हम ब्लड वेसल की बात करते हैं, तो ब्लड वेसल का देखते हैं कि अगर ब्लड वेसल जो है वो फुल फॉर्म में है तो वो उसका एरिया है, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे पीसीस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है तो वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो है वो रिलेटेड है। अब कहते हैं कि द वेलोसिटी यानी कि उसकी जो है फ्लो की जो स्पीड है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस पार्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेट करती है जिसमें ब्लड फ्लो का आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर जो है वो एक पार्ट के अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो ज़्यादा, एक के अंदर कम है, तो उसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस आ सकती है। ठीक है, इसलिए जो वेलोसिटी ऑफ ब्लड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लड के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन कि एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। यानी कि अगर कोई ब्लड वेसल जो है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है तो उसके अंदर से जो ब्लड है वो स्लो पास करेगा। अगर जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल है तो उसके अंदर से जो ब्लड है वो ज़्यादा तेज़ी से पास आउट करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको जो है वो उसकी अट्रैक्शंस कम होंगी तो वो तेज़ी से जो है वो वहाँ से गुजरता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शन एट अ पॉइंट। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइंट है जहाँ पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज सारी इकट्ठी हैं, तो तीनों पार्ट्स का जो मजमूई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको हम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं कि जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो कैपिलरीज के अंदर स्लो होता है आर्टरीज और वेन्स की निस्बत। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? क्यों वैसे अगर हम देखें तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है आर्टरीज का वो स्मॉलर होता है कैपिलरीज की निस्बत। यानी कि आर्टरीज का एरिया स्मॉलर है तो आर्टरीज के अंदर ब्लड को ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करना चाहिए। कैपिलरीज का एरिया लार्ज है तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड को जो है वो थोड़ा जो है वो लार्ज है तो उसको स्मॉल है तो उसको स्लो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कैपिलरीज के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो स्मॉल होता है, स्लो होता है, लेकिन आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो तेज़ होता है। उसकी रीज़न ये है
कि बेशक आर्टरीज और वेन्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिलरीज की निस्बत कम है, उस लिहाज से उनके अंदर ब्लड फ्लो तेज़ होना चाहिए, लेकिन स्लो होना चाहिए, लेकिन वो तेज़ इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ़ कैपिलरीज हैं वो नंबर ऑफ़ आर्टरीज और नंबर ऑफ़ वेन्स की निस्बत ज़्यादा हैं। अगर हम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया लगाएंगे तो जो पूरी कैपिलरीज का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आर्टरीज और वेन्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा बनता है। इसलिए क्या होता है कि कैपिलरीज का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से जो ब्लड है वो स्लोली मूव करता है और वहाँ पे उसको ज़्यादा टाइम मिलता है गैसेस की एक्सचेंज के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है जी ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वाल्स ऑफ द ब्लड वेसल। जो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर से मूव कर रहा है, वो उसकी जो ब्लड वेसल्स की वाल्स है उसके ऊपर भी एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो मेनली हार्ट प्रेशर पे कंसिस्ट करता है। हार्ट प्रेशर क्या होता है? बीटिंग हार्ट, ऐसा प्रेशर जो कि हार्ट बीट से प्रोड्यूस होता है, यानी कि आर्टरिया और वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से प्रोड्यूस होता है। हार्ट प्रेशर जो है वो मेनली 2 टाइप का होता है। सिस्टोलिक होता है जो कि हाईएस्ट प्रेशर होता है एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन, और डायसिस्टोलिक होता है जो कि लोएस्ट प्रेशर होता है, और ये तब होता है जब हार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा होता है। इसके अलावा एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी होता है जो कि उस फ्लूइड का प्रेशर होता है जो आर्टरीज के अंदर है। अब हार्ट प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ओवरऑल जो है वो हम टोटल ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर का नेम देते हैं। ठीक है, तो जो टोटल ब्लड प्रेशर है वो हार्ट के टोटल ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ आर्टरीज को, यानी कि हार्ट प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ऐड करके हम टोटल ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं, और ब्लड प्रेशर जो है वो रेट ऑफ हार्ट फ्लो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितने ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से पंप होता है उतने ही ज़्यादा प्रेशर के साथ वो बॉडी के अंदर फ्लो करता है। अगर हार्ट के अंदर से उसके पंप होने की जो प्रेशर है वो लो है तो उस लिहाज से जो उनका बॉडी के अंदर रेट ऑफ फ्लो है वो भी लो होता जाएगा। यहाँ से आप टर्म इसके यहाँ से इसको जो है वो ग्राफिकली भी इसको देख सकते हैं। देन है जी टोटल फ्लूइड एनर्जी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर जो है वो एक फ्लूइड एनर्जी होती है जो कि मेनली 3 टाइप की होती है, फैक्टर 1, फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3। अब जो फैक्टर 1 फ्लूइड एनर्जी है ये वो वाली एनर्जी होती है जो कि हार्ट्स के अंदर से प्रोड्यूस होती है एट द टाइम ऑफ बीटिंग। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये मोशन प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन खुद जो है वो मूव नहीं कर सकती। जब जो है वो मोशन स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो सेकंड टाइप की एनर्जी ब्लड के अंदर आ जाती है जिसको हम फैक्टर 2 कहते हैं, जो कि एक काइनेटिक एनर्जी है। और ये ब्लड जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतने ही ज़्यादा ब्लड जो है वो तेज़ी से, या अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो ब्लड जो है वो स्लोली मूव करता है। थर्ड टाइप की जो एनर्जी आती है वो आती है फैक्टर 3 एनर्जी, जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है। ये तब होती है जब ब्लड जो है वो हमारी लेग्स की तरफ, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो लेग्स की तरफ मूव करता है। ठीक है, और ये भी एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है। अब जो ब्लड की टोटल फ्लूइड एनर्जी होती है वो सम होती है इन तीनों फैक्टर्स का, यानी कि फैक्टर 1, फैक्टर 2 और फैक्टर 3 को अगर हम सम अप करें तो ब्लड की टोटल फ्लूइड एनर्जी निकलती है। और जो टोटल फ्लूइड एनर्जी है ये भी रेट ऑफ फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद है जी रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है। ब्लड वेसल्स के अंदर किसी किस्म का प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है, कोई टेम्परेरी ब्लॉकेज हो सकती है, परमानेंट ब्लॉकेज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, ब्लड थिक हो सकता है, या ब्लड क्लॉट हो सकती है। ठीक है, किसी भी किस्म की जो रेजिस्टेंस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड फ्लो के साथ। अगर ब्लड के रास्ते में किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं होगी वो तेज़ी से फ्लो करेगा, और अगर उसके फ्लो के रास्ते में किसी भी किस्म की माइनर सी भी रेजिस्टेंस आती है तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो इफ़ेक्ट करता है। अगर हम इन सारे फैक्टर्स को जो है वो एक रिलेशन में देखें मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसके लिए एक इक्वेशन यूज़ की जाती है जिसको हम पॉइली इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जो पॉइली इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ब्लड फ्लो इक्वल होता है P इन
पी इन मतलब कि ब्लड का प्रेशर जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर एंटर हो रहा है, माइनस पी आउट डिनोट कर रहा है ब्लड प्रेशर जब ब्लड जो है वो वहाँ से निकल गया है, ठीक है, ब्लड वेसल से मूव कर गया है, इनटू π/8 इंटू 1/n एंड इंटू R4/L। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q जो है वो ब्लड फ्लो को डिनोट कर रहा है, Q इज इक्वल टू डेल्टा पाई R4/8 ईटा L। यहाँ पे देखें जी इस इक्वेशन के अंदर जो Q है वो शो कर रहा है रेट ऑफ ब्लड फ्लो को, जो डेल्टा P है, डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस कर रहा है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, यानी कि P इन माइनस P आउट, वेसल्स के अंदर एंटर होते हुए उसका ब्लड प्रेशर कितना था और बाहर निकलते हुए कितना था, ठीक है। जो पाई है ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो है वो 3.906 होती है। ईटा उसके अलावा जो आर है, आर जो है वो रेजिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, उसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ईटा जो है वो उसकी विस्कोसिटी है और एल जो है वो लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो है वो ब्लड रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो निकाल सकते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, आपको एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का ये आ सकता है। देखें जी हमारे पास एग्जाम्पल है, द ब्लड फ्लो थ्रू अ लार्ज आर्टरी ऑफ रेडियस 2.5, यानी कि उसका जो रेडियस है वो 2.5 मिलीमीटर है और वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग आर्टरी है, ठीक है। द प्रेशर अक्रॉस द आर्टरी इज 380 पास्कल, जो कि उसने उसका डेल्टा उसको माइनस करके निकाला है। हमने जो है उसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है। यहाँ पे देख लीजिए ब्लड की जो विस्कोसिटी है हमारे पास वो है 0.0027, जो कि जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। रेडियस जो है उसका 2.5 मिलीमीटर था, लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है और जो डिफरेंस है प्रेशर का डेल्टा पी यानी कि पी इन माइनस पी आउट उसने 380 पास्कल्स दिया हुआ है। इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इक्वेशन के अंदर जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1.079 मीटर पर सेकंड, यानी कि इतना रेट है ब्लड फ्लो का हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है।